Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all student? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. Now let's start our lecture. Before starting our lecture, I will concern you and remind you the some previous lecture that will guide us about the measurement of the cylinder. हम लोग इससे पहले जो लेक्चर्स को ले चुके हुए हैं उसमें हम लोगों ने सिलेंडर मेजरमेंट को डील किया था। किस तरह से हम लोग किसी लिक्विड को किसी वॉल्यूम को हम लोग उसकी मदद से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक न्यू मेथड आया था। उस न्यू मेथड की मदद से हम लोगों ने क्या चीज फाइंड की कि हम लोग किसी सॉलिड बॉडी का सॉलिड चीज का जो है ना वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इससे पहले कि आप लोग कुछ और करें, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर आफाक टीचिंग जोन पर, ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके और आप लोग मजीद एक इंफॉर्मेटिव टेक्निक्स को देख सकें और वहां पर जो न्यू मेथड्स हैं उनको सीख सकें। तो आए बच्चे, हम लोग अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या होती है। लेट्स एक्सप्लेन टू द प्रीवियस लेक्चर्स। हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में देखा था किस तरह से वहां पर एरर्स की बुनियाद रखी गई, एरर्स किस तरह से आए। फिर हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म टॉपिक को डील किया था जिसमें हमारे पास एरर्स ही एरर्स थे और उनकी मुख्तलिफ किस्म की काइंड्स थी, उनकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स थी, जिसमें से कुछ हमारे पास वाजिया तौर पर बयान हुई थी। एक था हमारे पास ह्यूमन एरर, यानी जो पर्सनल एरर की वजह से था। दूसरा हमारे पास था सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की गलती की वजह से। और फिर था हमारे पास रैंडम एरर। इनको बारी बारी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखते हैं कि उस डाउटेड वैल्यू का क्या तख्लीका या क्या राज है। यहाँ पर हम लोग उसको नजर में लेके आते हैं। यहाँ पर है आप लोगों का अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। किसी मेजरमेंट में, किसी पैमाइश में जो डाउटेड वैल्यू है वो किस तरह से आती है। Uncertainty in a measurement refers to the doubt or error associated with the measured value. आपके पास जो अनसर्टेनिटी होती है वो किसी मेजरमेंट में वो वैल्यू होती है जो डाउटेड होती है। क्या होती है? वो डाउटेड होती है, यानी कि उसमें जो होगा हमारा कोई ना कोई शक निकल आएगा। हमें किसी ना किसी पॉइंट में ये चीज देखने को मिलेगी कि शायद यहाँ पर किसी पॉइंट की कोई गलती आ रही है, यहाँ पर किसी पॉइंट को हम लोग सही कर सकते हैं। तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास अनसर्टेनिटी होगा। क्या होगा आपके पास? वो अनसर्टेनिटी होगा। अनसर्टेनिटी में हमारे पास जो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो किस तरह से, हम लोग उसी वैल्यूज को आपस में देखना और उन्हीं वैल्यूज की रिप्रेजेंटेशन को चेक करना है किस तरह से वो हमारे पास करेक्ट वे में आ रही है या इनकरेक्ट वे में आ रही है। इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ द वैल्यू within which the true value of the measurement is likely to lie। ये उस रेंज में आपको वैल्यू देगी जिस रेंज में आपके पास उसकी ट्रू वैल्यू वहां पर मौजूद है। आपका जो मेन थीम या मेन यहाँ पर आइडिया होना है वो ये है किस तरह से हम लोग वहां पर जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे कंपैरिजन करें और उस रेंज में उस वैल्यू को लिखें जिसमें हमारे पास अनसर्टेनिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखें 2.01 प्लस माइनस 0.1, ये आपके पास एक किस्म की वैल्यू है। इस वैल्यू में क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास ये परसेंटेज यानी फ्रैक्शनल या इंटीजर वाला हिस्सा, ये आपके पास वो अनसर्टेनिटी है जिस अनसर्टेनिटी को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। यानी कि इतना नंबर कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने साथ में क्या लगाया, उसके प्लस से यहाँ माइनस का साइन लगाया। किसका साइन लगाया? प्लस और माइनस का साइन लगाया, ताकि हम लोग वहां पर जो मौजूद अनसर्टेनिटी है उसको रिमूव कर सकें या उसको करेक्ट कर सकें। अंडरस्टैंड? उसके बाद आ जाता है इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। मे बी बुक्स पर ये चीजें कम हो, इसलिए मैंने आप लोगों की एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन और प्रॉपर हेडिंग्स के साथ यहाँ पर जो है ना वो टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है, लिख लिया है, इसलिए आप लोग इसको लाजमी नोट कर लीजिएगा। ठीक है।
इंस्ट्रूमेंट्स अनसर्टेनिटी, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट में गलती है वो क्या है? जो बच्चे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स में गलती आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि उसकी कैलिब्रेशन पुअर हो सकती है, उसकी जो मेजरमेंट्स की वजूहात है वो पुअर हो सकती है, मे बी वहां पर जो आपके पास टूल इस्तेमाल हो रहा है या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा है उसकी एक महदूद हद तक उसकी वैल्यू को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेजर नहीं कर से। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास डिफरेंट वे से वहां पर कोई ना कोई एरर आ सकता है। एरर्स ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेशन सच एज कैलिब्रेशन एरर और फाइनाइट रेजोल्यूशन। कैलिब्रेशन एरर कौन से आपके पास? वो एरर जो आपके कैलिबर में हो, यानी कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो वहां पर उसको हैंडल करते हुए, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि पर्सनली वहां पर जो टेक्निक है वो काम ना है, वहां पर आपकी कैलिब्रेशन में या फाइनाइट रेजोल्यूशन या वहां पर एक महदूद हद तक जो उसकी रेजोल्यूशन है उसको हम लोग देख सकते हैं। ये है आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट अनसर्टेनिटी, जिसमें हमारे पास उस आले की पुअर कैलिब्रेशन को नोट किया गया है। दूसरे नंबर पर जो चीज है आपकी वो है सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी। क्या है? सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी। सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो सिस्टम के रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी आले को इस्तेमाल करना है, किसी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की बदौलत जो हमारे पास रीडिंग्स आनी है उसमें कौन सी गलतियां हो सकती हैं, उसमें कौन से एरर हो सकते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिस्टमैटिक एरर की वजह से हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। एरर्स ड्यू टू द फ्लॉज इन द मेजरमेंट प्रोसीजर और इक्विपमेंट। जो आप लोग पैमाइश कर रहे हैं उसके फ्लो में देखें कौन कौन सा एरर आ सकता है। फिर आप लोग ये देखें कि हमारा प्रोसीजर है वो कब और किस हद तक कैलिबर है या किस हद तक वो बेस्ट वे से हमारे पास आ रहा है। तीसरे पॉइंट पर इक्विपमेंट, जो आपके पास टूल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्या कैलिब्रेशन है, उसको हम लोग किस तरह से दुरुस्त मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स है वो क्या आएगा? वो आ जाएगा हमारे पास इनकरेक्ट कैलिब्रेशन, जो वहां पर उसकी कैलिब्रेशन है, जो इसकी कैलकुलेशन है वो क्या है? इनकरेक्ट है। बाइस्ड सैंपलिंग, जो आपके पास बाइस्ड सैंपलिंग जिसको आप लोग तजिए में ले रहे हैं उस सैंपल में गलती हो सकती है या उसमें किसी किस्म की खराबी हो सकती है। आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम की। इसको जब हम लोग वैक्यूम वाली जगह पर और फिर जब हम इसको अनवैक्यूम मतलब एयर रेजिस्टेंस में रखेंगे तो जहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर इसकी जो मोशन होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो इनके टाइमिंग को कम कर देती है। फॉर एग्जांपल अन एयर की गैर मौजूदगी में, हवा की गैर मौजूदगी में ये वाला जो आपके पास पेंडुलम है ये वाइब्रेट कर रहा है, इसकी जो वाइब्रेशन है वो 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अब वही चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओपन माहौल में या फिर आप लोग कह लें तो दूसरे इन्वायरमेंट में इस वाले कैलिबर को या इस वाले पेंडुलम को लेके जाएंगे ना, तो जब इसकी मूवमेंट करवाएंगे तो वहां पर क्या होगा? हवा की फ्रिक्शन की बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स की वजह से इसकी मोशन में खलल आ जाएगा और जिस तरह से वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा था उस तरह से वो यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसलिए सैंपलिंग में भी हमारे पास गलती एरर हो सकता है। ये है आपके पास अनसर्टेनिटी इन द सिस्टम। तीसरे नंबर पर क्या है? रैंडम अनसर्टेनिटी। क्या है? रैंडम अनसर्टेनिटी। वहां पर जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था रैंडम एरर, वहां पर आप लोगों ने देखा था सडनली जो हैपनिंग है, सडन हैपनिंग, फ्लक्चुएशंस, चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब इस तरह के जो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे किसी नेचुरल थिंग्स को या किसी की नेचुरल खासियत को वो डिस्टर्ब कर देंगे, वो आपके पास क्या कहलाएगा? रैंडम अनसर्टेनिटी कहलाएगा। और जिस जो उसकी वजह से एरर आएंगे उसको हम लोग रैंडम अनसर्टेनिटी कहेंगे। इनमें क्या होता है? ड्यू टू द चांस, इस मौके की वजह से फ्लक्चुएशंस इन द मेजरमेंट्स प्रोसेस, जो आपके पास फ्लक्चुएशंस है उसकी वजह से मेजरमेंट्स में जो तब्दीली आती है वो कुछ इस तरह से भी आ सकती है। थर्मल नॉइस, या तो उसमें थर्मल नॉइस हो सकता है, ठीक है, हीट की वजह से जो उसके पास नॉइस होगा, शोर होगा। ह्यूमन एरर, अगर आपके पास बंदा ने एक्सपीरियंस है तो वहां पर क्या होगा? वो आपके पास ह्यूमन एरर की वजूहात को भी सामने बाहर कर सकता है। इसलिए हमारे पास जो रैंडम एरर है वो
एट अ सडन टाइम हमारे पास वकू होता है। ठीक है, ये था आपके पास रैंडम अनसर्टेनिटी। रैंडम अनसर्टेनिटी के बाद हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। जो माहौलियाती अनसर्टेनिटी है वो कैसे वकू होती है? एक्सटर्नली फैक्टर्स लाइक दैट। जो आपके पास एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहर के माहौल के, जहां पर आप लोग किसी एक्सपेरिमेंट को डन कर रहे हैं या वहां पर आपने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो वहां पर कैलिब्रेशन और वहां पर जो क्वांटिटी को मतलब आपकी मेजरमेंट्स को करेक्ट करने के लिए चीजें चाहिए, वो असल में इन्वायरमेंट होता है। तो वो कैसा इन्वायरमेंट है? क्या वहां पर ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग डन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये बहुत इफेक्ट रखता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर के ज्यादा या कम होने, ह्यूमिडिटी, जो वहां पर नमी है, वहां पर जो मतलब उसकी नेचुरल हालत से हटकर एक ओस वाली हालत है, वाइब्रेशंस है, जो वहां पर मुख्तलिफ किस्म की वाइब्रेशंस है, अलाउमेंट है, किसी दूसरी बेदखली की वजह से जो वहां पर डिस्टर्बेंस है, तो इस वजह से भी यानी इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हमारी जो कैलिब्रेशन है, जो हमारी कैलकुलेशन है, वो गलत हो सकती है। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी मेन बड़ी कैटेगरी है, एक तो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी थी, रिलेटेड टू द ह्यूमन, रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स, रिलेटेड टू द रैंडमली, रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, वो हमारे पास कुछ इस तरह से बताए जा रहे थे। लेकिन जो क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना, क्वांटिफाइंग, क्वांटिफाइंग क्या है आपके पास? ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, जो आपके पास समझ ले इस तरह से जो सेम वैल्यूज के हैं या सेम यूनिट्स हैं, उनको जब आप लोगों ने मेजर कर तब क्या होगा, और जब इसकी ऑब्जर्व वैल्यू होगी उसके वक्त इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट्स एज द मेजरमेंट। जो आपके पास एक्चुअल, दरअसल में जो आपके पास अमाउंट होगी, जो उसकी वैल्यू होगी, अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू होगी, जो उसकी समझ लेके जो उसकी एक्चुअली तौर पर हमें कीमत मिल रही है, वो उसी यूनिट्स में एक्सप्रेस होगी जिस यूनिट में वो पैमाइश की जा रही है। अब उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा फैक्टर था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने देखा था एक्चुअल अमाउंट ऑफ द अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट्स एज मेजरमेंट्स। जैसे जैसे हम लोग मेजरमेंट्स डन करवाएंगे, जिस यूनिट में हमारी मेजरमेंट एक्सप्रेस हो रही है, उसी यूनिट में हमारे पास एक्चुअल अमाउंट भी क्या होगी? प्रोसीड होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है आपके पास? रिलेटिव अनसर्टेनिटी। रिलेटिव, ये रिलेटिव क्या चीज है? अगर आपके पास कम हो रही है चीज तो वहां पर ज्यादा होने के भी चांसेस हैं, वो उसका रिलेटिव हिस्सा है। क्या है? उसका रिलेटिव पार्ट है। रिलेटिव आप लोग क्या कह सकते हैं? किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट होना, उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन होना, मे भी उसके साथ कोई लिंक भी उस तरह से हो सकता है। अगर उसने कम होना है तो उसने कुछ वक्त के बाद ज्यादा भी होना है। अगर उसने क्या कहते हैं, उसने पीछे हट जाना तो उसने कुछ वक्त के बाद आगे भी होना है, मतलब रिलेटिव होगा, अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। जो आपके पास अनसर्टेनिटी होगी रिलेटिव में, वो फ्रैक्शन की शक्ल में होगी, यानी कि ओवर की शक्ल में, और परसेंटेज ऑफ द मेजर वैल्यू, या फिर आपके पास जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज मेजरमेंट में होगी। किसमें होगी? परसेंटेज में। ये देखेंगे आपके पास फ्रैक्शनल है, ठीक है, ये आपके पास जो 0.1 है ना, ये एक किस्म की आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू है। और अगर हम इसके साथ क्या कर दें, हम इसके साथ ये परसेंटेज लगा दें, तो इसका एक और जो नाम है वो बन जाएगा, वो है आपके पास परसेंटेज ऑफ द मेजर वैल्यू। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो चीज है आपके पास वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक स्टैंडर्ड मतलब एक ऑथेंटिक जो आपके पास वैल्यू है, उससे हटकर जो आपके पास वैल्यू शो होगी, वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगी। अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द 10 यूज्ड टू एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी। हम लोग जो स्टैटिस्टिकल मेजर करेंगे, यानी कि जो वहां पर परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग वहां पर जो मेजर कर रहे हैं, उसमें जो उसका फैलाव है, यानी कि उसमें जो उसमें बढ़ती हुई नंबर्स की बुनियाद है, वो पैमाइश में क्या करेगी? 10 को ऐड करेगी, मतलब एस्टिमेट वैल्यू जो है ना उसकी इंक्रीज कर देगी। कितने गुना? ये आपके पास 10 है, यानी कि उसके दो हिस्सों की जो एस्टिमेट वैल्यू होगी वो ज्यादा हो जाएगी, और वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगी,
एक स्टैंडर्ड और कैलिबर के नंबर को मजीद बढ़ाकर मजीद कम करके जो दिखाएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी। थर्ड वाली जो इसकी कैटेगरी है वो है रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटी। क्या है, रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटी। जो आपके पास रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटी उसमें क्या है, उसमें सिंबल्स आ सकते हैं, उसमें एरर बार्स आ सकते हैं। अब सिंबल्स का क्या मतलब है, जो आपके पास सिंबल है यूज टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी रेंज 25 प्लस माइनस 0 पॉइंट, ये आपके पास वो कैलिब्रेशन बता रहा है जिस कैलिब्रेशन में वो वैल्यू तो दे रहा है लेकिन उसकी रेंज को इससे भी कंपेयर कर रहा है कि उसमें इस तरह अनसर्टेनिटी ज्यादा भी हो सकती है और या फिर कम भी हो सकती है, प्लस और माइनस, ज्यादा भी हो सकती है या फिर वहां पर कम भी हो सकती है। दूसरा क्या है, एरर बार्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द ग्राफ और प्लॉट्स। आपके पास जो ग्राफ होगा या आप लोग वहां पर जो ग्राफ ड्रा करेंगे मे भी वहां पर इसके अप कर्व या इसके डाउन कर्व, ठीक है, इस तरह से जो वहां पर होने वाला उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपके पास उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। इस तरह से वहां पर जो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा अगर तो वो उसकी पहले वाली मतलब एक्चुअल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब वहां पर अनसर्टेनिटी मौजूद है। ये है आपके पास अनसर्टेनिटी वाला पेयर, अनसर्टेनिटी वाला हिस्सा जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी मेजर वैल्यू में जो अनसर्टेनिटी होती है वो वाले डाउटेड नंबर्स होते हैं जो इनको रिप्रेजेंट तो करता है लेकिन किस रेंज में, एक तो वो जानता भी होता है उसकी ट्रू वैल्यू और उस ट्रू वैल्यू की रेंज में वो नंबर्स को शो करता है। उसके बाद हमने इसकी कैटेगरी को देखा है, टाइप्स देखी हैं इसकी। एक तो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल अनसर्टेनिटी है। इंस्ट्रूमेंटल में क्या है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज है वो कम या ज्यादा हो सकती है, मे भी आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पर फाइनाइट रेजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसकी वजह से आप लोगों को गलत कैलिब्रेशन हो सकती है। फिर आप लोगों ने पढ़ा सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी। सिस्टमैटिक अनसर्टेनिटी में क्या, सिस्टम की जो गलती है, जो सिस्टम की अनसर्टेनिटी है उसमें आपके पास क्या आएगा, वो इनकरेक्ट कैलिब्रेशन और बाय सैंपलिंग है। और सैंपलिंग मैंने आप लोगों को बताई है किस तरह से वो कम ज्यादा अपनी वाइब्रेशन को कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आपने पढ़ा रैंडम अनसर्टेनिटी, जो वहां पर फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं या जो माहौल है वो किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। और हमारे पास एनवायरमेंटल यानी कि माहौल की जो प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपके पास इफेक्शन होगा, इफेक्ट होगा वो कैसा होगा। फिर है आपके पास क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या है, रिलेटिव अनसर्टेनिटी में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, और रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटीज यानी कि सिंबल और एरर बार्स, ठीक है, ये है आपके पास अनसर्टेनिटी। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बेस और ट्राई यूनिट्स के बारे में बताऊंगा जिसके मुताबिक आप लोगों के जो आने वाली टर्म्स हैं, आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, उनके सोल्यूशन में ये किस तरह से इस्तेमाल होंगे। मैं आप लोगों को एक दफा इसका तज़किरा करके बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड ड्राइव यूनिट्स। बेस और ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस कौन सा है, मेन चीज क्या है। The units used to express the base quantities are called the base units। जो क्वांटिटीज, वो मिकदारें, वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो आपके पास बेस यूनिट्स को डिफाइन करती हैं। ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में और लेक्चर नंबर 2 में एक मुकम्मल तौर पर पैराग्राफ और एक मुकम्मल तौर पर इसका आइडिया मिल जाएगा, आप लोगों ने वहां से लाजमी देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना इसके मुतालिक बता देता हूँ कि इसमें चीजों को करना क्या, हैंडल कैसे करना है। ये हमारे पास बेस यूनिट्स का 7 बेस यूनिट्स हैं। कितने हैं, 7 ऐसे बेस यूनिट्स हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हम लोग देखेंगे। बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटी से डिराइव किया गया है। जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लोग किसी दूसरी क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनका एक अपना वजूद है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन बेस क्वांटिटीज को इस्तेमाल करके हम लोग दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कुछ क्वांटिटीज हैं, 7 बेस यूनिट्स हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द बेस यूनिट्स, डिस्क्राइब देयर 7 एसआई बेस यूनिट्स। जो आपके पास 7 बेस यूनिट्स हैं वो क्या है। मे भी कभी कभी आपके पास एमसीक्यू उसकी शक्ल में भी आ सकता है कि मैथ्स का यूनिट क्या हो सकता है, मैथ्स का सिंबल क्या हो सकता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
तो ये इस तरह से क्वेश्चनाइजिंग वहां पर होती रहती है। सबसे पहले आपके पास लेंथ, लेंथ याद रखना है, आपके पास लेंथ है, डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ लाइट है, उसका जो यूनिट होता है वो आपका मीटर है। क्या है आपके पास? वो मीटर है, ठीक है। और वो क्या आएगा आपके पास? मीटर को हम लोग सिंबल कौन से जार करते हैं? एम से जार करते हैं। दूसरे नंबर पर है आपका मैस, किसी जिस्म में मादा की मकदार, तो ठीक है, जो आपके पास किसी जिस्म में मादा की मकदार कुछ हो करे वो क्या है आपके पास? मैस। और मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, ये याद रखना है कि जो मैस का यूनिट है वो किलोग्राम है। टाइम, टाइम का यूनिट आपके पास सेकंड, और उसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन, और उसको के से जार करते हैं। इसके बाद आपके पास ई करंट यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट है, उसका जो यूनिट है वो अम्पेयर है, और अम्पेयर को हम लोग कैपिटल ए से जार करते हैं। 6 नंबर पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो आपके पास रोशनी की शिद्दत है उसका यूनिट क्या हो सकता है? उसका यूनिट है आपके पास कैंडेला, और इसको सीडी से जाहिर करते हैं। 7 नंबर पर आप लोगों का अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है आपके पास? ये मोल है। क्या है ये आपके पास? मोल। किसी शय में जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या है? वो उसकी मोल से जाहिर करेंगे, ये मोल उसका यूनिट, और इसका सिंबल MOL है, ठीक है, इसको भी मोल ही पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास ड्राइव यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज, और यहाँ तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, यहाँ हम लोग कह सकते हैं दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज। ऐसे यूनिट्स जिनको हम लोग बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, द यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज और विच आर, यहां पर आप लोग कह सकते हैं द यूनिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम ड्राइव क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन तीनों सूटेबल है, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग लिख लें द यूनिट्स दैट कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट्स, ये जो इसकी पहली डेफिनेशन मैं पढ़ रहा हूं, दैट टर्म कैन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ये मैंने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 इसी चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, और वहां पर आप लोग इसका मुलाहाजा कर सकते हैं, एक डिटेल नोट लिखा हुआ है। उसके अलावा मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ पर फॉलो करवा दूंगा। दूसरे नंबर पर क्या है? द यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द ड्राइव क्वांटिटीज, जाहिर सी बात है इसको ड्राइव कर, जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो ड्राइव यूनिट से ही जाहिर होंगी। तीसरे नंबर पर हमने डेफिनेट ड्राइव फ्रॉम द ड्राइव क्वांटिटीज इज नोन एज द ड्राइव यूनिट्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो आपके पास है ड्राइव यूनिट्स वो है एरिया। क्या है? एरिया। एरिया होता है दो चीजों का प्रोडक्ट, कितनी चीजों का? दो का। यहाँ तो वो लेंथ विड्थ हो सकता है, या विड्थ लेंथ, या हाइट विड्थ, इस तरह से। और वो देखे मैंने आपके पास लिखा हुआ है एल स्क्वायर, यानी ये यहां पर मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, लेंथ, ये आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये दोनों आपके पास क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। इनका जो यूनिट बनेगा लेंथ या विड्थ तक का वो मीटर ही बनेगा, यानी m मल्टीप्लाई बाय m, और ये क्या बन गया आपके पास? m स्क्वायर है। अब देखें यहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जो इसका यूनिट था सबसे पहले, जो हमारे पास बेस क्वांटिटी थी सबसे पहले वो क्या थी? लेंथ, और उसका यूनिट क्या था? मीटर। अब देखें जो हमारा एरिया है वो भी मीटर में ही डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारे पास पहली डेफिनेशन उसकी करेक्ट हो गई है कि हाँ, ऐसे यूनिट्स जिनको हम लोग बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? आपके पास ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपके पास क्या क्या इसका यूनिट है? क्यूबिक मीटर, इसका स्क्वायर मीटर और इसका क्यूबिक मीटर, और क्यूबिक मीटर को किससे जार करते हैं? एम क्यूब के साथ। तीसरे नंबर पर है स्पीड। स्पीड भी आपके पास ड्राइव यूनिट्स है, ड्राइव क्वांटिटीज के, लेकिन ये एक्सप्रेस किस शक्ल में हो रही है? ये एक्सप्रेस हो रही है बेस क्वांटिटी से, और इसको हम लोग किस में देख रहे हैं? इसको हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज में देख रहे हैं, ड्राइव यूनिट्स में देख रहे हैं। वो क्या है? इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड, वो मीटर पर सेकंड है। यूनिट्स निकालना सीख लें, बहुत इजी है आपके पास। फॉर स्पीड का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला ये देखिएगा, स्पीड का फार्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी, ये डिस्टेंस, और यहाँ से स्पीड का फार्मूला लेकर वो आ गया s ओवर टी। जो आपके पास s है ये डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का जो यूनिट है मैंने अभी भी आपको बताया कि लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, उसका जो यूनिट है वो है आपके पास मीटर। ये मीटर ऊपर, नीचे क्या है उसके? टाइम।
टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। अब ये देखें, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड या फिर ms-1 जो मैं हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक डिटेल नोट आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मिल जाएगा, जरूरी है वहां पर आप लोग लाजमी देखिएगा। 4 नंबर पर है आपके पास फोर्स। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का हम लोग इंशाल्लाह जो इसके बाद आने वाला चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ क्या होती है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम में, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। मैंने आप लोगों को प्रीफिक्सेस के हवाले से भी यहाँ पर लेक्चर दिया था कि जो आपके पास यूनिट होता है अगर तो वो किसी साइंटिस्ट का नेम है तो जब हम उसका पूरा नेम लिखेंगे तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको सिंगल लेटर में लिखेंगे तो उसका जो साइंटिस्ट का नेम होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और वो क्या है आपके पास एन। और आपके पास 5वें नंबर पर है प्रेशर। प्रेशर क्या कहते हैं, प्रेशर उसको कहते हैं जो फोर्स हम लोग अप्लाई करें किसी यूनिट एरिया पर, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है पास्कल, पास्कल को पीए से जाहिर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास इसका यूनिट आ सकता है, इसके अलावा भी हमारे पास ये इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आप लोगों ने बताना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, चले मैं बता देता हूँ। ये देखें आपके पास, ये आपके पास है फोर्स ओवर एरिया। जो फोर्स का यूनिट है वो क्या है आपके पास, फोर्स ओवर एरिया। जो फोर्स का यूनिट है वो है एन, और ए का यूनिट आपने अभी अभी पढ़ा एम स्क्वायर। ये देखिए जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। जब हम इसको खुद नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये साइंस चेंज करेगी, अगर वो माइनस की होती तो ऊपर जाके प्लस, अब वो प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। जो आपके 6 क्वांटिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको पता है जो फ्लो ऑफ करंट है वो चार्जेस की वजह से, और वहां पर दो तरह के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या यूनिट क्या है, कूलम, और कूलम को किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल सी से। क्वेश्चन जो आपकी 7 क्वांटिटी है, जो आपकी ड्राइव 7 क्वांटिटीज है वो है प्लेन एंगल, और इसका जो यूनिट होता है रेडियन, और इसको RAD यानी कि एब्रीवेशन, पहले 3 लफ्जों की एब्रीवेशन से रेडियन से जाहिर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को देखा और उसके बाद हम लोगों ने यूनिट्स को डील करना सीखा। अगर बच्चे आप लोगों को ये चीज समझनी है तो इसके लिए आप लोगों का जरूरी है कि इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें, ताकि हर चीज की जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोग गेट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें, ताकि इस चैनल की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक और आपके दोस्तों तक लाजमी पहुंचे। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मैं दोबारा से आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।